सवाल पुलिस प्रशासन पर भी उठ रहे हैं और कल जिस तरीके से आप भी कई सारे पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, उनकी बातचीत से ही लग रहा है कि मामले को गोलमोल किया जा रहा है। बार बार वो लोग मैनपुरी स्थित आश्रम में जाते हैं, खाली हाथ लौट आते हैं, बाबा का अता पता नहीं होता, कोई जानकारी अभी तक पुलिस प्रशासन के पास नहीं है। क्या पुलिस संरक्षण इस बाबा को मिल रहा है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बातों से ये लग रहा है। देखिए, पुलिस संरक्षण हम नहीं कह सकते, वजह कि बाबा कहीं वांटेड तो है नहीं, बाबा के ऊपर एफआईआर तो है नहीं। बाबा के सीधे से कहा गया कि आयोजन समिति के लोगों पर एफआईआर हुई, कल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस मधुकर के ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया, वो 1 लाख का इनामी मुख्य आयोजन करता था, एफआईआर में कहीं नामजद नहीं है। कल जब इस पूरे मामले की गिरफ्तारी पर आईजी अलीगढ़ शला माथुर ने भी मीडिया से बात की, तो उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं, हर व्यक्ति की भूमिका की जांच होगी। लेकिन अभी अगर कहा जाए तो बाबा की भूमिका को लेकर के प्रशासन को जरूरत नहीं है, न पुलिस के रडार पर है। और यही वजह है कि पुलिस मैनपुरी के आश्रम में, जहां पर बाबा कहा जा रहा है कि 2 जुलाई को सत्संग के भगदड़ के बाद सीधे वहां मैनपुरी के आश्रम पहुंचे थे, वहां पर पुलिस का पहरा बढ़ा हुआ है। हर गेट पर पुलिस मौजूद है। पुलिस हालांकि कह रही है कि वहां पर बाबा नहीं है, लेकिन पुलिस ये नहीं कह रही है कि हमें कहीं पर भी तलाश है। पुलिस के डॉक्यूमेंट्स में, लीगल डॉक्यूमेंट्स में अभी बाबा की भूमिका को लेकर के कहीं पर भी बाबा की भूमिका सवालों के घेरे में नहीं आई है। जो अगर हम बात करें पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि जो आयोजन करता है वो ही पूरी तरीके से इसका आयोजन करता थे। आयोजनकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए, मुख्य आयोजनकर्ता अभी फरार है, जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम है, उसकी तलाश में टीमें लगाई गई हैं। जी, लेकिन संतोष, क्या कोई नई एफआईआर जिसमें बाबा का नाम शामिल हो, ऐसी एफआईआर किसी परिजन द्वारा दाखिल की जा सकती है? इस तरह की कोई खबर, क्योंकि अगर ये पूरी घटना हुई है जो बाबा के एक समागम में, उनके एक आयोजन में हुई, जाहिर तौर पर बाबा मुख्य आरोपी, मुख्य कल्प्रिट, मेन अक्यूज्ड होने चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। 6 सेवादार को आनंद फानंद में अगर आप गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसे कार्रवाई नहीं माना जा सकता है। देखिए, बिल्कुल है कि अगर मुख्य 6 सेवादारों को गिरफ्तारी को कार्रवाई नहीं माना जा सकता है, लेकिन जो एफआईआर कराई वो किसने कराई? उत्तर प्रदेश पुलिस ने कराई। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो लोकल का सब इंस्पेक्टर है उसने एफआईआर कराई। ऐसे में पुलिस ने कहीं पर भी बाबा की पूरी घटनाक्रम को तो बताया कि बाबा के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो धक्का देने लगे, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। पूरी एफआईआर की जो तहरीर है, इसके साथ ही जो एसडीएम सिकंदरा राव ने डीएम को जो रिपोर्ट सौंपी, उसमें भी कहा गया कि 80,000 की परमिशन ली गई थी, 2.5 लाख लोग आ गए। आयोजनकर्ताओं के ऊपर तो सवाल खड़े किए गए, और दूसरी चीज एफआईआर में कहीं पर भी नामजद नहीं किया गया। और जो बाबा के सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके ऊपर जरूर धक्का देने की एक कहा जाए कि आरोप है कि उन्होंने धक्का दिया और तमाम लोग गिरते चले गए। तो बाबा के सिक्योरिटी गार्ड क्यों जरूर रडार पे आ सकते हैं, लेकिन अगर बात करें कि बाबा के ऊपर एफआईआर की, तो अभी किसी भी भक्त ने या किसी भी पीड़ित परिवार ने एफआईआर नहीं दर्ज कराने के लिए कोई तहरीर नहीं दी है, ना हाथरस में, ना अलीगढ़ में, ना किसी अन्य जिले में, क्योंकि 16 जिलों के लोग आए थे। 16 जिलों में जो लोग यहाँ पे सत्संग में आए थे, मरने वालों के हिसाब से 16 जिलों से लोग आए थे। तो ऐसे में किसी भी परिवार के द्वारा ये कोई तहरीर नहीं दी गई है। और देगा कौन? जो परिवार के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं एसोसिएट थे, बातें सुनते रहे होंगे। जिसकी माँ का देहांत हुआ तो वो बाबा का गुणगान करती होंगी, प्रभाव में ही रहा होगा, तभी वो सत्संग में आ रही हैं, सत्संग में भागीदारी कर रही हैं। तो ऐसे में परिवारों की तरफ से शायद इसी वजह से कि कोई तहरीर नहीं दी गई है, कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है। एक जो सिंगल नॉट एफआईआर दर्ज है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज है, किसी पब्लिक के आदमी ने एफआईआर अभी दर्ज ही नहीं कराई है। ये सबसे बड़ी बात है। और हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में एसआईटी गठित की, एडीजी आगरा जोन की तरफ से, और एसआईटी गठित करने के बाद उसमें रिपोर्ट मांगी गई थी। जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री जब हाथरस आए थे वहां पे मुलाकात की थी, एटा में घटना स्थल पे जो लोग थे मतलब मुलाकात की, अफसरों से बैठक की, उसमें वो एडीजी आगरा जोन ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को तत्काल वहीं पर सौंप दी थी, 24 घंटे बाद, जब अगले दिन मुख्यमंत्री आए थे बुधवार को। लेकिन उसके बाद एसआईटी गठित, उसके बाद एक न्यायिक आयोग, जुडिशियल इंक्वायरी के आदेश दिए गए, और उसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज और रिटायर्ड आईपीएस भावेश कुमार की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बनाया गया। वो न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई और अब वो जांच करेगा। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो,
तो भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो तो फिर एसओपी बनेगी। सवाल इस बात का है कि हर बार हर हादसे के बाद एक एसओपी, एक जांच आयोग, एक कमेटी, एक एसआईटी बनती है, लेकिन हादसे से सबक कोई नहीं लिया गया। इससे पहले ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हादसा हुआ हो उत्तर प्रदेश में, ऐसे कई बार हादसे हुए हैं। साड़ी वितरण में एक बार दिवंगत नेता हैं लालजी टंडन, उनके द्वारा साड़ी वितरण का कार्यक्रम रखा गया, उसमें भगदड़ मची। इसके साथ ही मायावती का कार्यक्रम था लखनऊ में, उसमें भगदड़ मची, उसमें लोग। और आईजी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। बाबा आपकी नजर में है सर? मैंने बताया विवेचना में, अगर नहीं विवेचना लगवा दे, बाबा आपकी नजर में है नहीं? अगर जरूरत पड़ेगी तो पूछताछ की जाएगी, आवश्यकता पड़ेगी, वी विल डू इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और कमेंट की जो है उनका रोल है कि नहीं है। एफआईआर के अंदर वो नेम्ड नहीं है। एफआईआर में रिस्पांसिबिलिटी आयोजक की होती है, आयोजक की रिस्पांसिबिलिटी फ्रेम करते हुए उनको नेम किया गया। 1 लाख रुपए का रिवार्ड उनके ऊपर कहा जा रहा है, उनका एफिडेविट इशू कराया जा रहा है। जो उनके साथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर थे, जो सेवादार थे, जिन्होंने भीड़ को वहां रोकने का प्रयास किया, जो वहां मौके से भाग गए, जिन्होंने पुलिस प्रशासन को सहयोग करने में किसी प्रकार की मदद नहीं की, उन लोगों का रोल डिसाइड करते हुए आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि बाबा कहां हैं, बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे, लेकिन उनके वकील एपी सिंह मीडिया के बीच मुखातिब हुए और उन्होंने अपनी मुवक्किल यानी कि बाबा नारायण सरकार हरि का कानून का पालन करने वाला इंसान बताते हुए उन पर लगे आरोपों का खंडन किया। ये दिखाया गया दरवाजे नहीं है, रास्ते नहीं थे, वहां तो पूरे खुले खेत पड़े हैं, पूरे खुले खेत हैं, हर तरफ जिधर निकलना उधर निकलो, दोनों तरफ रास्ते थे। 4 रास्तों का एक हाईवे, एक तरफ 4 का बीच में रास्ता चल रहा है, उधर रास्ते इधर रास्ते, हर तरफ रास्ते थे, खुला था, पंडाल था। और उसके बाद बारिश हो चुकी थी पहले, ये बात सही बताई लोगों ने, लेकिन ऐसी स्थिति थी, बताया गया रास्ते नहीं है, बंद थे। ये जो भी आयोजक थे इतने वर्षों से लगातार नारायण साकार हरि के सत्य के साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आयोजन कर रहे थे, अपनी व्यवस्थाएं कर रहे थे, प्रॉपर परमिशन ली जाती है, प्रवास की भी, कार्यक्रम की भी, आयोजन की भी। बिना प्रवास बिना परमिशन के कोई कार्यक्रम नहीं होता है। लॉ अबाइडिंग सिटीजन है नारायण साकार हरि और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के सभी प्रतिनिधि जो भी है पदाधिकारी, वो सभी लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। संतोष, अभी हम एपी सिंह को सुन रहे थे जो कि बाबा के वकील हैं, जाहिर तौर पर वो बाबा को डिफेंड ही करेंगे। उनका कहना है कि खुले वहां पर खेत थे, सब तरफ से खुला हुआ था, तो फिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? 121 लोग क्या ऐसे ही मर गए? जो इस तरह का बयान वो दे रहे हैं, जाहिर तौर पर डिफेंड करिए, लेकिन कुछ तो तथ्य रखिए उसमें। देखिए, एपी सिंह का तो कल जब मैनपुरी आश्रम पहुंचे तो वो मीडिया की बाइट ही देते चले आ रहे थे, और उसके बाद जब वो गेट पर पहुंचे तो गेट पर उन्होंने बतौर वकील बाबा से मिलने के लिए आश्रम आए थे, तो वहां आश्रम के दर्शन करने तो नहीं आए होंगे। जाहिर सी बात है कि वो वहां पर आए तो बाबा जो उनके क्लाइंट हैं उनसे मिलने के लिए आए होंगे, लेकिन वो गेट पर पहुंचते हैं, पुलिस खड़ी देखते हैं तो अपने आप ही उनके पैर ठिठक जाते हैं। उसके बाद एक तरीके से अबाउट टर्न करने के बाद कहते हैं हमें तो मीडिया ने बुलाया है। तो एपी सिंह जरूर अपना पक्ष रख रहे हैं, उनके पास बाबा की तरफ से लिखित सिग्नेटरी है, अथॉरिटी है कि वही सुप्रीम कोर्ट में अगर जरूरत पड़ी तो वहां पर लीगल काउंसिल भी होंगे। लेकिन कल एपी सिंह ने जिस तरीके से रखा कि आयोजनकर्ताओं के ऊपर ठीकरा फोड़ा, और सबसे बड़ी बात कि उनको भी उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा है, उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच पर भरोसा है। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि कोई निर्दोष फंसाया ना जाए, कोई दोषी बख्शा ना जाए, लेकिन कोई निर्दोष फंसाया ना जाए। तो एक बड़ी बात यह भी है, लेकिन वो ये इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि आखिर बाबा 2 जुलाई को मची भगदड़ में जो 123 लोगों की डेथ हुई है, उस परिवार के प्रति, उन परिवारों के लिए श्रद्धांजलि के नाम पर ही सही वो बाबा प्रकट क्यों नहीं हुए? बाबा ने दुख व्यक्त क्यों नहीं किया? बाबा अंडरग्राउंड क्यों है? क्यों उन्होंने कहीं पर जरूरत नहीं समझी कि वो आकर के संवेदना दिखाएं? आखिर वो भी तो उन्हीं के भक्त थे, उन्हीं के लोग थे, उन्हीं के सत्संग में गए थे, उनके ही अनुयायी थे, वो उन्हीं को सब कुछ मानते हैं। नारायण हरि साकार ही जीवन है, इस तरीके की बातें सुनते हैं, करते हैं, नारे लगाते हैं। तो आखिर जब वो बाबा अपने ही लोगों के, अपने ही अनुयायियों के लिए नहीं खड़े हो रहे तो कहाँ चले गए बाबा? ये एक बड़ा सवाल है, और इस पर एपी सिंह का कहना है कि हम आ गए हैं
तो वो बतौर वकील आ गए हैं, लेकिन बाबा नहीं आए हैं। बाबा नारायण साकार हरि की जिंदगी रहस्य लोक से कम नहीं है। उसने अपनी सेना बनाई, आश्रम भी आलिशान है, उसके आश्रम में इंतजाम ऐसे हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। देखिए उसके रहस्य लोक पर यह रिपोर्ट। बाबा के सत्संग में मोबाइल की नो एंट्री। बाबा के आश्रम में नहीं लगा है सीसीटीवी। प्रवचन के वीडियो को रखा जाता है गुप्त। बाबा के अमृत वाले प्रसाद का माया जाल। विश्राम गृह में बाबा की गुप्त साधना का सच। बाबा नारायण हरि के महल का रहस्य लोक। ये तस्वीरें बाबा नारायण साकार हरि उर्फ विश्व हरि उर्फ सूरजपाल जाटव की हैं। जैसे जैसे बाबा नारायण हरि के आश्रमों से सच बाहर निकल रहा है, वैसे वैसे बाबा को लेकर रहस्य और भी गहराता जा रहा है। सवाल यही है कि बाबा नारायण साकार हरि ने अपने इर्द गिर्द एक रहस्य लोक क्यों बना रखा है? क्यों बाबा के आश्रम, जिसे विश्राम गृह कहा जाता है, वहां ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे झांकने की इजाजत किसी को नहीं है? क्यों देश भर में बने नारायण साकार हरि के आश्रमों में सीसीटीवी लगाने पर पाबंदी है? क्यों बाबा के महलनुमा आश्रमों के अंदर मोबाइल की नो एंट्री है? आखिर दुनिया की नजरों से नारायण साकार हरि क्या छिपाना चाहते हैं? बाबा के रहस्य लोक का सच जानने के लिए आज तक संवाददाता संतोष शर्मा मैनपुरी के इसी महलनुमा आश्रम में पहुंचे। आश्रम कई एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पहुंचने के बाद हमें पता चला कि आश्रम के अंदर जाने की इजाजत तभी मिलती है जब बाबा का ऑर्डर मिलता है, यानी बाबा के परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। रामपाल से नारायण साकार हरि बने भोले बाबा अपने किसी भी सत्संग में किसी भी भक्त को मोबाइल नहीं ले जाने देता था। इतना ही नहीं, बाबा के पूरी आलीशान कोठी में कहीं पर भी सीसीटीवी नहीं लगा है। जो बाबा अपनी सुरक्षा के लिए अपने निजी ब्लैक कैट कमांडो सेवादारों को ब्लैक कैट कमांडो की तरह रखता था, अपने भक्तों को अपने पैर तक नहीं छूने दे, जो अपने पैरों की धूल को कहे कि मेरी चरण रज लेकर के चले जाओ, वो बाबा अपनी सिक्योरिटी के लिहाज से ब्लैक कैट कमांडो रखे, लेकिन अपनी इस आलीशान कोठी पर कोई सीसीटीवी नहीं है। करीब 20 फीट ऊंची बाउंड्री है, लेकिन बाउंड्री के अंदर क्या होता है, बाउंड्री के अंदर बाबा का संसार कैसा है, ये सच सिर्फ और सिर्फ बाबा और उनके राजदारों तक सीमित है। पूरे इलाके में बाबा के महलनुमा आश्रम को लेकर कोई बोलने को तैयार नहीं। दबी जुबान से यही बताते हैं कि बाबा अपने आश्रम में बेहद गुप्त तरीके से ही कुछ लोगों से मिलते हैं, लेकिन वो क्यों मिलते हैं, किससे मिलते हैं, ये किसी रहस्य से कम नहीं। यानी बाबा किससे मिलते हैं, कब मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, इसे पूरी तरह गुप्त रखा जाता है। ऐसा सिर्फ मैनपुरी के इस आश्रम में ही नहीं है, बाबा के दूसरे आश्रमों के बाहर भी हमेशा कड़ा पहरा होता है। दरवाजे पर ताला लगा रहता है। बाबा जब आते हैं तो ताला खुलता है, बाबा जैसे ही अंदर जाते हैं ताला बंद हो जाता है। अंदर बाबा, बाहर ताला, ये खेल क्या है? इलाके के लोगों के लिए भी ये किसी रहस्य से कम नहीं। यहां तक कि आश्रम के बाहर तैनात सेवादारों को भी अंदर झांकने की इजाजत नहीं होती। संतोष शर्मा, मैनपुरी, आज तक।